हेलो बच्चों, मेरा नाम भरत सिंह राघव है। मैं आपके सामने फिर दोबारा से पेश हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था वेक्टर। वेक्टर के बारे में हमने बताया था क्या वेक्टर किसको कहते हैं। वेक्टर्स में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, और उनके हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यूजेस देखे थे एप्लीकेशंस के थ्रू। यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स ली थी, उन प्रॉब्लम्स के अंदर हमने उनका यूज़ देखा था, और उसके बाद में हम लोगों ने वेक्टर को वहाँ पे कंप्लीट किया था, और वेक्टर का हमने वहाँ पे एडिशन देखा था। और एडिशन देखने के बाद में अब हम आगे चलते हैं वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन एडिशन हम लोगों ने देखा कि रिजल्टेंट की फॉर्म में देखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से देखते हैं, ग्राफ मेथड से देखते हैं, और उसको भी मैग्नीट्यूड फॉर्म से देखते हैं, ट्रायंगल से। इस बार हम देखते हैं क्या कि मल्टीप्लाई अगर दो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो वेक्टर हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हैं और उनकी मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई होने पे दो चीजें होती हैं। एक तो आंसर जो है वो आंसर आपका उनका स्केलर आता है, और एक आंसर आपका उनका वेक्टर आता है। जब आंसर दो मल्टीप्लाई करने के बाद में स्केलर आए तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर। तो इसी चीज को हम आगे देखते हैं। यानी कि मल्टीप्लाई दो तरीके के होते हैं। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई आपने फोर्स की डिस्प्लेसमेंट के साथ, और आंसर आया आपका वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क होता है आपका एनर्जी, और एनर्जी जो होती है वो आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर। और मल्टीप्लाई किस किस की हुई है? यहाँ पे फोर्स की मल्टीप्लाई हुई है। किसके साथ मल्टीप्लाई हुई है? डिस्प्लेसमेंट की। यानी कि फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर हैं, और दोनों वेक्टरों की मल्टीप्लाई होने के बाद में जो फिजिकल क्वांटिटी आई वर्क, वो आपकी स्केलर है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट नाम से जाने जाएंगे। क्या जाने जाएंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो इसी का रूल हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट्स के लिए। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज the product of their magnitude and cosine of the angle between the two। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोगों ने देखा क्या कि दो वेक्टर लिए आपने। एक वेक्टर आपने लिया ये ए वेक्टर, ठीक है, ये लिया आपने ए वेक्टर, और ये लिया आपने बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इन दोनों की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब बच्चों हम दोनों को, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी एडिशन थी तो एडिशन आया था ये आर, और आर आया था आपका कितना? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आया था रिजल्टेंट। अब इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बोल रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस के साथ में दोनों की मैग्नीट्यूड आपका इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या कहा जाता है बच्चों? पहले वाले का मैग्नीट्यूड। आपको पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं, अगर फोर्स वेक्टर है तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं वेक्टर। अगर ये मैग्नीट्यूड में लिखना है तो एफ लिख देंगे, मैग्नीट्यूड पार्ट है ये। अगर इसकी डायरेक्शन लिखनी है तो ये लिख देंगे हम लोग, डायरेक्शन बताएगा यूनिट वेक्टर। और अगर हमको इसको मैग्नीट्यूड इस तरह से भी दिखा सकते हैं तो क्वेश्चंस में बच्चों डॉट प्रोडक्ट हम बोलते किसको हैं? ये डॉट प्रोडक्ट या इसी को स्केलर प्रोडक्ट हम बोलते किसको? दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टरों का इसका पहले डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा, इक्वल होगा पहले वाले का मैग्नीट्यूड
दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड मतलब आप लोग जानते ही हैं हिंदी में क्या होता है मैग्नीट्यूड मतलब बच्चों, मैग्नीट्यूड मतलब होता है उसकी मात्रा, यानी कि पहले वाले की मात्रा, यानी कि मात्रा मतलब लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो क्या इंडिकेट करता है बच्चों, मैग्नीट्यूड, यानी इसकी मात्रा मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में एंगल कॉस के साथ, कॉस के साथ इन दोनों के बीच में एंगल, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई। अब आपने देखा क्या यहाँ पे, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये तो ये सारी जो टर्म आपको दिख रही है, ये जो टर्म दिख रही है, होल द टर्म्स आर इंडिकेट क्या, स्केलर, क्या है ये स्केलर, कौन है ये स्केलर, यानी कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट आपका जो आंसर आया, जो ये आंसर आया वो आंसर आपका स्केलर होता है, तो उनकी मल्टीप्लाई को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने अभी पढ़ाया है क्या, कि दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई करने के बाद में जब भी आंसर स्केलर आए, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आए, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी क्या बोली जाती है बच्चों, उन दोनों की मल्टीप्लाई बोली जाती है कौन, डॉट प्रोडक्ट, क्या बोली जाती है, डॉट प्रोडक्ट, क्या बोली जाती है, डॉट प्रोडक्ट, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बोली जाती है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, बोलो यस सर नो, नो। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए आगे देखते हैं हम क्या, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका ए बी कॉस थीटा हुआ, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें क्या, कि इसमें कुछ थोड़ी सी एप्लीकेशंस को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एप्लीकेशंस इसमें क्या है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है पी वेक्टर क्यू वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जैसे अभी मैंने डिफाइन किया था, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका चलते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। एंगल, एंगल कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे जो एंगल होता है बच्चों, एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल की बात करें, जैसे कि आपको यहाँ पे पी वेक्टर क्यू वेक्टर लिया, यहाँ पे एक ये वेक्टर है कौन, पी वेक्टर, और ये वेक्टर कौन है बच्चों, क्यू वेक्टर, इन दोनों का बच्चों डॉट प्रोडक्ट थीटा इज द एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू कौन, पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया था वेक्टर को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ठीक है। अब बच्चों कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्यू वेक्टर अपॉन में पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कितना, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन में कौन, पी क्यू मैं बच्चों इसलिए लिखता हूँ क्योंकि पी क्यू लिखना आसान है। अगर आप इस तरह से भी लिखना चाहो पी वेक्टर का इस तरह से मैग्नीट्यूड, वो भी बात एक ही है, या पी क्यू आप लिख दीजिए वो भी बात एक ही है, दोनों बातें एक ही हैं। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे अगर हम इसको देखें तो आगे हम इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के बारे में देखें कि डॉट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट्स आपके क्या होते हैं बच्चों, बिटवीन टू वेक्टर्स, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। किस कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, कॉम्यूटेटिव, यानी कि अगर पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर है, अगर पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर है तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर है तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्यूटेटिव लॉ, क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि इस रूल को भी ये क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है, इस रूल को भी क्या करता है, फॉलो करता है। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट क्या बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये होता है जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस में आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे तीन वेक्टर दिए हुए हैं, एक पी है और क्यू है और आर है, इन दोनों का तो सम हो रहा है और डॉट हो रहा है पी के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास में लिखा हुआ है एक्स, ठीक है, अंदर में है y प्लस जेड, इस तरह से लिखा हुआ है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, x इंटू में y प्लस जेड। तो क्या आप आसानी से लिख सकते हो ना, x की पहले मल्टीप्लाई y में एक्स वाई प्लस फिर x की मल्टीप्लाई z में एक्स जेड, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से वेक्टर में भी
पी वेक्टर क्यू मल्टीप्लाई डॉट में क्यू वेक्टर के साथ में प्लस पी वेक्टर की फिर मल्टीप्लाई किसके साथ में, आर के साथ में। इस लॉ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें इसमें 90 डिग्री पे क्या होगा, ये अब हम देखते हैं। अगर जैसे कि आप लोगों ने देखा क्या यहाँ पे, अगर इन दोनों के बीच में एंगल्स हैं कुछ इस तरह से, जैसे दो वेक्टर्स हैं पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर आपका पी क्यू कॉस थीटा, इस तरह से आपने लिया, ठीक है। ऐसे करके इस तरह से ये हुआ पी वेक्टर, ये हुआ क्यू वेक्टर, और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है थीटा। अब थीटा डिफरेंट डिफरेंट केस में कुछ भी हो सकता है। थीटा की वैल्यू सपोज करो 0, तो 0 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 0 का मतलब ये हो गया कि दोनों वेक्टरों का एंगल 0 होने का मतलब होता है एक दूसरे के ये पैरेलल हो गए। क्या हो गए, ये एक दूसरे के पैरेलल। जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो अब इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 0, तो इससे आंसर क्या आएगा, कॉस, यहाँ पे 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी बच्चों, कॉस 0 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1। तो यानी कि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू। यानी कि यहाँ पे पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, पी क्यू, क्या हो गया, पी क्यू, क्या हो गया, पी क्यू। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम एग्जाम्पल में समझेंगे थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्शन वाइज देखा, अभी मैंने लिया आई डॉट आई, आई डॉट आई कैप है, कैप का मतलब क्या हुआ, ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ओनली हैव वन मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, क्योंकि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 इनटू में कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, आई डॉट आई कितना हो गया बच्चों 1। इसी तरह से जे वेक्टर जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से के कैप के कितना हो जाएगा 1। यानी कि जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो तो उन वेक्टरों का, यूनिट वेक्टरों का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, इनका मैग्नीट्यूड 1। अब बच्चों जैसे सपोज करो आप लोगों ने पी वेक्टर लिया 2i प्लस 3j, इसी तरह से क्यू वेक्टर लिया आपने 2i प्लस 2j कैप, इस तरह से। अब इन दोनों का हमको निकालना है p वेक्टर डॉट q वेक्टर डॉट। तो बच्चों सिंपल कुछ नहीं करना है, i और i की आपको पता है मल्टीप्लाई करने के बाद में 1, कॉफिशिएंट की कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 6, कितना हो गया 6 और 4 कितना हो गया 10। यानी कि कुछ ना कुछ 10 यूनिट, और 10 यूनिट आई, जो 10 नंबर आया ये स्केलर है। कौन है ये, स्केलर। कौन है ये, स्केलर। यानी कि दो डॉट प्रोडक्ट होने के बाद में आंसर क्या आया, स्केलर। आंसर क्या आया, स्केलर। जब भी आंसर स्केलर आए तो डॉट प्रोडक्ट है। कौन है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर आ रहा है। तो जब भी आपको वेक्टर दिए हुए हैं और वेक्टरों का आपको डॉट करना है तो उस केस में आई जे के कॉफिशिएंट को क्या करें आप लोग, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें और आसानी से ऐड कर दें। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, फिर इसको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे मैंने लिया यहाँ पे a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर लिया आपका मैंने i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब हमको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, a वेक्टर डॉट b। क्या करना है बच्चों, i का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है 1, 2 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस आएगा 6, और यहाँ पे
2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि यहाँ पे 2 है कोएफिशिएंट k का और यहाँ पे कितना है 1 है, तो 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 1 की, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे प्लस प्लस साइन आएगा +2, तो 2 और 2 कितना होते हैं 4, तो यानी कि यहाँ पे आंसर आया -4 आया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्या आया -4। अब अगर बच्चों एंगल, ये है सिंपल दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को समझ में आ गया। जब भी दो वेक्टर दिए हों आई जे के की फॉर्म में इक्वेशंस दी हो, तो उन इक्वेशंस को क्या कीजिए आप, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के कोएफिशिएंट के आप आसानी से जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई कीजिए और साइन को नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग ले लीजिए और उसके बाद में स्केलर की फॉर्म में एक न्यूमेरिकल फॉर्म में जो आंसर आएगा वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। इसके यूजेस क्या क्या हैं और आगे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, अगर वेक्टर, जैसे आप लोग जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे आप लोग जानते हो इधर की तरफ डायरेक्शन होती है आई कैप और इधर की तरफ डायरेक्शन होती है जे कैप और इधर की तरफ डायरेक्शन होती है बच्चों के कैप, आसानी से आप लोग जानते हो। और इन दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री और इन दोनों के बीच में भी एंगल होता है 90 डिग्री। ये दिखने में ऐसे लग रहा है, जबकि ये जो के है ये ऐसे करके बाहर की तरफ होता है, ठीक है, बाहर की तरफ बोर्ड से, यानी कि इस प्लेन ऑफ द बोर्ड से बाहर की तरफ होता है, यानी कि दीज थ्रीज आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहाँ पे अगर इसके बीच में भी एंगल माने तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि बोथ, यानी कि थ्रीज आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। यस सर, नो, क्लियर, यस, ठीक है। अब अगर हम बच्चे यहाँ पे डिस्कस करें क्या कि आई डॉट आई आपने देखा कितना आया था 1, जे डॉट जे कितना आया था 1, के डॉट के कितना आया था 1। अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं डॉट की, किसकी, आई डॉट जे, इसका कोएफिशिएंट, इसका मैग्नीट्यूड, आई का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा 1 होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, कॉस के साथ में ले लीजिए बच्चों, कितना एंगल है 90 डिग्री। आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो आंसर क्या आएगा बच्चों 0। तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर कितना आ गया 0। इससे हमको इसी तरह से आई जे के आई, यानी कि आई जे का डॉट प्रोडक्ट 0, जे और के का डॉट प्रोडक्ट 0, के और आई का डॉट प्रोडक्ट 0, और ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि आई डॉट जे या जे डॉट आई का भी आंसर 0 या के डॉट जे का आंसर भी 0 या आई डॉट के वेक्टर यानी के यूनिट वेक्टर का आंसर भी 0। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे आपको ये पता चल गया क्या कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर जब भी होते हैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। यहाँ पे हम नोट बना के चल सकते हैं क्या, नोट बना के चल सकते हैं क्या कि परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया बच्चों इज इक्वल्स टू 0। इसको हमको याद रखना है हमेशा, ओके, यस सर, नो। यानी कि जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो तो उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर कितना आएगा 0। आगे बढ़ते हैं हम स्लाइड को लेके, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमा कब आएगा आप लोग को पता चल गया, जब आपका एंगल कितना आएगा यहाँ पे, जब आएगा एंगल कितना, ठीक है, ये पता चल गया आपको यहाँ पे, ठीक है, ये पता चल गया एंगल कब 0 आएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएं तो थीटा इक्वल्स टू 0 आने पर वेक्टर्स पैरेलल भी हो जाते हैं। मैक्सिमा कब आता है ये पता चल गया। चलिए आगे बढ़ जाइए। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू कॉस थीटा। ये आपको पता चल गया ये क्या चीज़ है ये भी बताता हूँ, ठीक है। ये आप देखिए द वेक्टर्स आर द ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर अगर हैं तो 90 डिग्री का एंगल है और उस केस में 0 आता है आंसर, ठीक है। चल आई डॉट जे डॉट के ये सब भी बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। अगर ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैंने बताया था आई और आई के साथ में पी और क्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही चीज़ें आपको आगे सामने लिखी होंगी। इसी तरह से देखो पी एक्स और क्यू एक्स
लिख दिए, प्लस साइन पी वाई क्यू वाई, ये आप लिख लेना, PDF आपको शेयर हो जाएगी, ठीक है। ये इसी तरह से मैंने एग्जांपल्स में बता दिए थे आपको। अब एग्जांपल्स और देख सकते हैं, जैसे वर्क, वर्क मैंने पहले ही बताया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क कौन है बच्चों? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड द वेलोसिटी वेक्टर्स गिव्स पावर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लिया, फोर्स, यानी कि हम लोग जानते हैं क्या, ये कौन है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या हो जाता है? वेलोसिटी। अब फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी पावर होती है। इसी तरह से आपके पास में नेक्स्ट आ गया, ये एनर्जी है। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 3-4 फॉर्म में होती है। पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक एनर्जी का है आपके पास में, मैग्नेटिक एनर्जी आपके पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है m वेक्टर डॉट b वेक्टर। m इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हम बाद में देखते हैं। चलिए अब हम कुछ वेक्टर कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बच्चों। आप लोग को अगर हम बात करें, ये यहाँ पे p वेक्टर है और ये यहाँ पे q वेक्टर है, आपको यहाँ पे दिख रहा है p वेक्टर q वेक्टर, ठीक है। अब p वेक्टर q वेक्टर अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ से, हाँ ये जो वेक्टर है, इसको अगर हम यहाँ पे ये x, ये लिया मैंने y एक्सिस और ये लिया आपके सामने x एक्सिस, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये x है आपके सामने और ये y है आपके सामने, और यहाँ पे इसका इसका हिस्सा इधर इधर इस वाली लाइन पे जो ये हिस्सा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? q का हिस्सा इधर q cos थीटा। क्या बोलते हैं? q cos थीटा। क्या बोलते हैं बच्चों? q cos थीटा। q cos थीटा जो है, q cos थीटा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, q cos थीटा जो आपको दिख रहा है, q cos थीटा आपको जो दिख रहा है बच्चों, ये q cos थीटा आपको कंपोनेंट है, यानी कि इसका हिस्सा है इधर। क्या है? इसका हिस्सा है इधर, यानी कि q के इस वाले वेक्टर की मात्रा की वैल्यू इधर कितनी। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यहाँ पे मार्कर है, ठीक है, यहाँ पे ये मार्कर है और ये मार्कर इस तरह से आपको दिख रहा है, हाँ। और मार्कर को अगर मैं देखूं, अभी ये ना तो x में है और ना y में है। अब मार्कर की पोजीशन जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं तो इसका हिस्सा y में बढ़ गया, x में 0 हो गया। मार्कर का हिस्सा कितना है? x की तरफ है, और जब x और y के बीच में है तो मार्कर का ये वाला हिस्सा आपका y में और इतना हिस्सा x में। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले कंसेप्ट के अंदर, तो आपको दिखेगा क्या? आपको ये दिखेगा क्या कि यहाँ पे ये जो है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसका, इसका ये जो हिस्सा इधर है, इस पार्ट को हम बोलते हैं q cos थीटा इज द कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट इसका ऑफ, इसका ऑफ q अलोंग इधर x, x की तरफ, x की तरफ इसका ये कंपोनेंट है जिसको हम q cos थीटा बोल रहे हैं। इसी तरह से q का कंपोनेंट जो यहाँ पे होगा वो होगा q sin थीटा। क्या होगा? q sin थीटा, इसको हम कंपोनेंट। और बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी कभार ये होगा क्या? प्रोजेक्शन, q का प्रोजेक्शन p की तरफ, यानी कि इसको कंपोनेंट को हम कहीं कहीं वर्ड्स में लिखा होगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन किसका? प्रोजेक्शन ऑफ q, ऑफ q, ठीक है, ऑफ q वेक्टर अलोंग प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्शन का भी हम क्या ले रहे हैं? प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। प्रोजेक्शन हम क्या ले रहे हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड q वेक्टर का अलोंग किधर की तरफ ले रहे हैं बच्चों? हम अलोंग x, x की तरफ हम ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस में आपको दिखेगा बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, ये आप लोगों को आगे दिखेगा। तो इसको कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट अगर अब निकालना है हमको तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट से कैसे निकालते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। इसी तरह से q का भी p की तरफ हो सकता है, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा बता दूं एक बार, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपके सामने
P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। अब पूछ रहा है तुमसे क्वेश्चंस में प्रोजेक्शन ऑफ Q अलोंग P बताइए। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने बच्चों, प्रोजेक्शन का मतलब हो गया कौन, प्रोजेक्शन का मतलब हो गया Q cos थीटा। क्या हो गया, Q cos थीटा। ठीक है, चल हम लोग जानते हैं P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इक्वल्स टू होता है P Q cos थीटा। पूछ क्या रहा है प्रोजेक्शन में, Q cos थीटा। Q cos थीटा ये रहा, तो Q cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, Q cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा P वेक्टर डॉट Q वेक्टर अपॉन में क्या P। तो बच्चों हम जानते हैं वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड P कैप डॉट Q वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बोलता इसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन वेक्टर बताओ, तब उस केस में इसकी डायरेक्शन में अगर आता, तब उस केस में हम बच्चों इसकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करते। ठीक है, तब हम इसको क्या करते बच्चों, डायरेक्शन को भी करते। तब डायरेक्शन Q वेक्टर का इधर की तरफ P कैप के साथ में एक और P कैप आ जाता। क्या आ जाता है, एक और P कैप, यानी कि तब हमारा P कैप डॉट P कैप Q वेक्टर आ जाता। वो हम क्वेश्चंस में देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आप लोग सभी बता सकते हैं क्या होता है डॉट प्रोडक्ट बच्चों, वेक्टर होता है, स्केलर होता है, टेंसर होता है, क्या होता है, आप लोग सब बता सकते हैं क्या होता है बच्चों, स्केलर होता है। ठीक है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। इसकी तरह से हम आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम। अब एंगल पूछ रहा है दो वेक्टरों के बीच में, तो हमारे पास में एक मेथड है क्या, कि हम लोग अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करें तो आंसर होता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा। ठीक है जी, चलिए अब बच्चों मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे एक आइडिया बताता हूँ। क्या, अगर आपके पास में कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू, जैसे कि मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से कोई भी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड पूछता है, ए वेक्टर इस तरह से भी लिखा हो सकता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूछता है, तो कुछ मत कीजिए, अंडर रूट में आई जे के जब भी हैं तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अगर साइन बीच में नेगेटिव होता तो यहाँ पे आप क्या करते, माइनस साइन के साथ में, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे साइन अगर ऐसे होता, ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे होता, तब हम इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इस तरह से। यानी कि जब भी आई जे के की फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, आपको आई जे के की फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो और उस इक्वेशन से आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आई जे के साथ में जो कोफिशिएंट है उनको अंडर रूट में स्क्वायर कर दीजिए, आसानी से आप मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, जिससे कि इसका यूज यहाँ पे आएगा। अब आपको एंगल फाइंड करना है, तो देखिए ध्यान से, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या ए बी क्या है, ए और बी का मैग्नीट्यूड। पहले तो डॉट निकालते हैं, डॉट क्या होगा बच्चों, आपको पता है इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है क्या, ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या दिया है, एक साथ लिख लेते हैं, 2i प्लस में 4j कैप प्लस में 4k कैप। ठीक है, बी वेक्टर दिया हुआ है क्या, बी वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 4k कैप, इस तरह से इक्वेशन। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि यही चाहिए हमें ऊपर cos थीटा फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, कितना हो जाएगा 8, उसके बाद में प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, क्या हो जाएगा 8, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 4 4 जा कितना होता है 16, 8 और 8 16, प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो इससे कट के इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। अब इन दोनों की मैग्नीट्यूड आने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल आंसर आएगा 0। अब टोटल आंसर cos थीटा में आपको 0 मिला, कितना मिला 0, cos थीटा में टोटल आंसर 0 मिला, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा क्या होना चाहिए, थीटा क्या होगा, यानी cos थीटा इक्वल्स टू 0 कब आती है, बताइए जल्दी से, कोई बच्चा बताएगा, बोलिए,
जीरो कब आएगी? क्या होना चाहिए? एंगल क्या होना चाहिए? जीरो कब आएगा? थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा इक्वल्स टू, अगर जीरो है तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, बताइए। हम लोग जानते हैं, अगर बच्चों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार मैं बता देता हूँ, मेरा बताने का काम है। साइन जीरो, 30, 45, 60 और 90। जीरो की साइन जीरो की वैल्यू 1, 1/2, 1/√2, और यहाँ पे हो गई कितनी? √3/2, और यहाँ पे हो गई कितनी बच्चों? कॉस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू, सॉरी, साइन जीरो की वैल्यू 0, 1/2, और ये हो गई आपकी कितनी? 1। और कॉस में अगर हम जाएंगे तो उल्टा कर देंगे, 1, 1/2, सॉरी √3/2, ये 60 वाली यहाँ पे आ जाएगी 1/√2, और यहाँ पे आ गई 1/2, और ये 0। ठीक है, तो कॉस, अब जी यहाँ पे देखो जी, कॉस थीटा में इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल, एंगल जब 0 लिया तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा इक्वल्स टू कितना आंसर आना चाहिए? 0 डिग्री। कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। यस सर, नो? क्लियर है? यस, बोलो। कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, 0 कब आएगा आपको पता है? थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू 0 आती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर आ गया एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री आंसर ये रहा। ठीक है, आंसर आ गया 90 डिग्री। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए। क्लियर है? यस, ओके। रिपीट कर रहा हूँ एक बार और, साइन जीरो की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। कॉस में रिवर्स कर देंगे, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। हम लोग जानते हैं कि आपके सामने एंगल, एंगल कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, 0 वैल्यू कब आई है? जब थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90। एक और मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ बच्चों, एक ट्रिक और बताता हूँ मैं। देखिए, क्या आपके सामने एक ग्राफ है, और इस ग्राफ को हम साइन और कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, ये साइन का ग्राफ है। साइन, साइन का ग्राफ अगर हम देखें, यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, और यहाँ पे होता है 90, और यहाँ पे होता है 180, और यहाँ पे होता है बच्चों 270, और यहाँ पे होता है 360। ठीक है, तो यानी कि साइन 0 पे स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम पहुंचेगा +1 तक, और यहाँ पे सबसे मिनिमम पहुंचेगा -1 तक। ये होता है साइन का ग्राफ। और इसी तरह से अगर बच्चों हम कॉस का लें, यहाँ पे इन्हीं एंगलों के बीच में, इन्हीं एंगल्स के बीच में, इन्हीं एंगल्स के बीच में, तो ये बच्चों मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, 0 जाता है, फिर नीचे जाता है, उसके बाद में फिर यहाँ पे 0 जाएगा, जहाँ पे ये मैक्सिमम है वहाँ पे 0 हुआ, और जहाँ पे ये 0 है, सॉरी यहाँ पे ये मैक्सिमम जाएगा, यहाँ पे इस तरह से मैक्सिमम जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से 0 जाएगा, और फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरह से चलेगा ये ग्राफ, यानी कि यहाँ पे +1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? -1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 0, और यहाँ पे क्या होगा? +1। यानी कि ये इस तरह से ग्राफ चलेगा। ये ग्राफ होगा कॉस का, कोसाइन बोलते हैं हम इसको, कोसाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर 2i + 3j - k एंड -4i - 6j गामा k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर। सबसे पहले पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के इस तरह से हैं। इस तरह का मतलब क्या हुआ? आई के कॉफिशेंट और जे के कॉफिशेंट आपके रेशियो में बराबर होने चाहिए। यानी कि इसका कॉफिशेंट अगर ए है और इसका कॉफिशेंट ए बी सी है, यानी कि यहाँ पे ए इसको माना मैंने A1, ऐसे करके हमने लिया इसको, एक बार मारकर हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इक्वेशन रखी यहाँ पे। इक्वेशंस ये लिए आपके सामने, ए वेक्टर लिया 2i + 3j कैप -k कैप, और यहाँ पे बी वेक्टर लिया
हमने -4i -6j और माइनस गामा के कैप, यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो आपको पैरेलल पता करना है। तो पैरेलल पता करना है तो इनके रेशियो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि रेशियो कैसे निकालें, 2/-4 बराबर 3/-6 बराबर -1/, गामा की वैल्यू भी है माइनस गामा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें कोई भी दो इक्वेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा, मान के चलिए ये हो गया 3 1 जा 1 3 2, यानी कि -1/2 इक्वल्स टू -1/, गामा माइनस से माइनस कैंसिल, गामा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो गामा इक्वल्स टू आएगा -2, गामा इक्वल्स टू -2, गामा इक्वल्स टू -2 तो नहीं है, कहाँ पर गड़बड़ है। 2i 3j -k -4 -4 और उसके बाद में -6 और यहाँ पर हुआ माइनस। मे भी क्वेश्चंस में यहाँ पे प्लस हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे जब प्लस होगा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तब ये प्लस आएगा। क्वेश्चंस में मिस्टेक हो सकती है बच्चों, इसकी वजह से आंसर जो होगा ये 2 होगा, 2, ठीक है। क्वेश्चंस में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये है। ये क्वेश्चंस थोड़ा देखिए, ट्राई कीजिए एक बार देखिए क्या है।